जानेंगे भारत यानी संसाधन में उपयोग क्लास 10 बीपीआई सोशल साइंस क्वेश्चंस डिफेंसस है लघु उत्तरीय प्रश्न का हम आज इस वीडियो में बताएंगे जो कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन का रहा है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। इस क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर सकें। चलिए इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं और आपको समझाते हैं। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। संसाधन जो होता है, संसाधन जो होता है उसका विवेकपूर्ण मतलब अच्छी तरह से उपयोग ही संरक्षण कहलाता है, मतलब रख रखाव होता है अच्छी तरह से, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इस उत्पादन से लेकर इसे क्या कहते हैं, इसे उत्पादन से लेकर के उपभोग तक शामिल किया जाता है। यानी यहाँ इससे नहीं होगा, इस होगा, तो मैं यहाँ पर हिंदी वाला कर लेता हूँ ताकि आपको जो मिस्टेक हो तो हम उसे सही कर दें। इसे कहते हैं, ठीक है ना। इसे उत्पादन से लेकर के उपभोग तक शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप नोटबुक में रोक रोक करके लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज के उपयोग पर कई बार ये बिहार बोर्ड ने और अलग अलग बोर्डों ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ तक कि आप एसएससी सीजीएल बैंकिंग में जाएंगे तो मैग्नीज के बारे में ज्यादातर पूछता रहता है। मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में सहित रंग रोगन को तैयार करने में भी यह उपयोगी होता है। तो मैग्नीज क्या होता है, मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब अलग अलग इस्पात के साथ साथ ये अलग अलग मिश्र धातु में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है सूखा सेल बनाने में, ठीक है, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी जो होता है उसमें भी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी इसका उपयोग, और रंग रोगन में भी इसका तैयार यानी रंग के रूप में भी इसका तैयार किया जाता है। जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। देखिए कई बार बिहार बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये जलोढ़ मृदा मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी के बारे में कई बार जो है बोर्ड ने पूछा हुआ है। वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है वह जलोढ़ मृदा कहलाती है। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है। वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है, ठीक है। और उसके अलावा इस मिट्टी में पोटास एवं चने की अधिकता होती है। इस मिट्टी में क्या होती है, पोटास एवं चने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस जो होता है इसमें कमी होती है। इस मिट्टी में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी में पूछेगा किस चीज की कमी होती है, तो इसमें पोटास एवं चूने की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना एवं दलहन के लिए काफी उपयोगी है। मतलब जलोढ़ यानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसमें कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है, तो आप देख लीजिए, आप हाईलाइट कर दिया हूं। इस मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना एवं दलहन के लिए काफी उपयोगी है। देखिए इस क्वेश्चन पर मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में से कई बार ऑब्जेक्टिव और कई बार सब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया हुआ है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। एक बार और भी पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, किसकी कमिता होती है, ये भी पूछा गया हुआ। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार का सब्जियां भी काफी मात्रा में पाई जाती है। तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर होगा, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी काफी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। मतलब जो सब्जी वगैरह जब होते हैं वो भी इसमें उत्पादित किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। देखिए मृदा निर्माण जो होता है मतलब मिट्टी का निर्माण जो होता है उसके मुख्य घटक कौन कौन से कैसे होते हैं। मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक है। कौन से 5 मुख्य घटक है हम आपको बताएंगे। पहला जो है स्थानीय जलवायु के द्वारा, ठीक है, पूर्वतीय चट्टाने एवं खनिज कण के द्वारा भी होता है इसका निर्माण, वनस्पति एवं जीव के द्वारा भी इसका निर्माण हो जाता है, भू आकृति एवं ऊंचाई, ठीक है ना, भू आकृति एवं ऊंचाई के द्वारा भी होता है, और तथा करके दिया हुआ है मृदा निर्माण में लगा समय, और मृदा निर्माण में लगा समय के द्वारा भी होता है। तो इसके घटक पूछ रहा है, 5 घटक हम यहाँ पर दिए हुए, 5 घटक इसके हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि खादर और बांगर मिट्टी में बांगर जो होता है उसमें क्या अंतर है।
तो देखिए खादर और बांगर मिट्टी में जो अंतर स्पष्ट करना है, यहाँ देखिए एक बगल आपका खादर मिट्टी है और दूसरे तरफ जो है आपका ये बांगर मिट्टी है। हम एक तरफ खादर के बारे में बताएंगे। खादर मिट्टी जो होता है नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जो नवीन होता है, नवीनतम होता है एवं उपजाऊ होता है, उसे हम उस मिट्टी को खादर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जो आपके एरिया में सबसे पुरानी मिट्टी होगा उसे हम क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। दूसरे नंबर में खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। खादर मिट्टी जो होता है वह निचले क्षेत्र में होता है, इसलिए इसमें बाढ़ का प्रभाव हो सकता है। लेकिन बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है क्योंकि यह ऊंचे स्थानों पर होता है। ये ऊंचे स्थान वाले जो मिट्टी होते हैं उसे हम बांगर मिट्टी के रूप में जानते हैं। खादर मिट्टी का मतलब अगला जो है उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। खादर मिट्टी जो होता है वह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान। लेकिन ये जो है महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण कहाँ है? महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि जो इसका उदाहरण है बांगर मिट्टी का। चलिए चिपको आंदोलन का वर्णन करें। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे पेड़ पौधे को कटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। मतलब चिपको आंदोलन जो है पूछेगा क्या है, तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था वह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। इसमें जो है ये कहाँ शुरू हुआ था? टेहरी गढ़वाल में। वहां के लोग करते थे पेड़ को काट देते थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के 1972 में यह प्लान बनाया कि सभी आदमी, जब कोई आदमी पेड़ काटने आए तो आपको जा करके पेड़ से चिपक जाना है। और इस तरह के आंदोलन 1972 ईस्वी में चला था। तो इस आंदोलन को हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम आप जानते हैं, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में है। इसके ठीक है ना, इसके व औद्योगिक मशीनों के स्नेहा के रूप में भी होता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा एवं कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। यानी पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों जैसे मोटरसाइकिल में देखते हैं, कार में भी ज्यादातर हो गया है, ठीक है ना। इसके वो औद्योगिक मशीन में स्नेहक के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उर्वरक रसायन उद्योग जो होता है, उर्वरक में, रसायन उद्योग में, कीटनाशक दवा में भी इसका यूज किया जाता है। कृत्रिम रबर बनाते उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं? देखिए क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में बांट दिया गया है। एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन यानी जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियां, पेड़ पौधे और स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये सारे क्या करते हैं? जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है अनुकूल यानी अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता यानी जैव संसाधन वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? सजीव होते हैं। इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। क्या होते हैं? ये सजीव होते हैं और इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। अब देख लेते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है? तो अजैव संसाधन वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ होते हैं, जैसे खनिज, चट्टाने, मिट्टी, नदियां, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन करते हैं। मतलब आपको यह समझना है कि जैव संसाधन जो होता है एक तरह से ये सजीव होता है और ये जो वायुमंडल में जो भी सजीव चीज है वो सारे के सारे जैव संसाधन है जो प्रकृति में है। और अजैव संसाधन यानी वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, नदी, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती है। इनमें क्या होती है? इनमें वृद्धि नहीं होती है। इनके उपयोग से इनका भंडार समाप्त हो जाता है। इनमें क्या होता है? इनमें वृद्धि नहीं होती है। इनके उपयोग से इनका भंडार समाप्त होता है।
ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताइए। देखिए, ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं हम बताएंगे। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का भंडार बचाया जा सकता है। जिससे क्या कर सकते हैं, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बचाया जा सकता है। अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए, जो अनावश्यक उपयोग जो होता है उसको हमको कम कर देना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग किया जाना चाहिए। सार्वजनिक वाहन जो होता है उसका उपयोग करेंगे तो हम इसे क्या करें, ऊर्जा संसाधन के जो संरक्षण है संरक्षण कर सकते हैं। खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक को विकसित करना चाहिए, जिससे कि खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट न हो। देखिए, कोयला को खनने में भी बहुत सारी ईंधन नष्ट हो जाता है, तो इससे तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, तकनीक को विकसित करना चाहिए। जहां तक संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें, ऊर्जा की बचत ही संरक्षण है। और कह रहा है कि ऊर्जा की जो बचत होता है वही संरक्षण है। अगला क्वेश्चन है, लॉ अयस्क के नाम लिखें। लॉ अयस्क आप जानते हैं, तो लॉ अयस्क मुख्य रूप से 4 रूपों में पाए जाते हैं, जो निम्न है। नंबर 1 में जो होता है हेमाटाइट, दूसरा नंबर में है मैग्नेटाइट, तीसरा नंबर में लिमोनाइट और चौथे नंबर में अंडेराइट। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अभ्रक का उपयोग क्या है। अभ्रक विद्युत रोधी खनिज है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर निर्माण गलती लिख दिया है, यहाँ पर हम इसको सही करते हैं निर्माण। ठीक है, इसका निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इसका अबीर गुलाल बनाने तथा आयुर्वेदिक दवा निर्माण में भी उपयोग होता है। यानी अभ्रक जो होता है, पूछेगा कि अभ्रक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा। और ये पूछा हुआ है एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन, बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो अभ्रक जो होता है विद्युत रोधी खनिज है, एक तरह से क्या है, ये खनिज है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण में इसका सर्वाधिक उपयोग है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 तार वाला 2 एक साथ तो ज्वाइंट तार जो बनता है, उसमें भी इसका यूज होता है। इसके अतिरिक्त इसका जो है अबीर गुलाल जो होली में खेले जाते हैं, उसमें भी इसका उपयोग होता है। आयुर्वेदिक दवा बनाते हैं, उसमें भी अभ्रक का जो प्रयोग होता है, इसके कारण बनता है। तो अभ्रक का उपयोग आप जान गए होंगे। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखे, जहां पर लोहा उत्पादन किया जाता है। लोहा उत्पादक प्रमुख राज्य जो है कर्नाटक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोग, झारखंड इत्यादि। आगे देख लेते हैं कि कोयला के 4 प्रकारों का नाम लिखें। कोयला के 4 प्रमुख प्रकार हैं, कौन कौन से हम यहां बताएंगे। कोयला के 4 प्रकार में, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कोयला के 4 प्रकार के नाम लिखिए। कोयला के 4 प्रकार प्रमुख है, कौन कौन से हैं, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। देखिए ये कई बार पूछा गया हुआ है एग्जाम में, कई बार कोयला के पूरे प्रकार के बारे में पूछा गया हुआ है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक को खोल करके देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में ये कई बार है, और कई बार ये बिहार बोर्ड ने, अलग अलग बोर्डों ने, यहाँ तक कि बड़े बड़े एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लौह और अलौह खनिज में अंतर बताएं। यानी लौह और अलौह खनिज में अंतर बताएं। देखिए लौह खनिज क्या होता है। बेसिकली लौह खनिज के बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें लौह का अंश पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट लौह खनिज के अंतर्गत आते हैं। लौह खनिज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। लौह अयस्क, मैग्नीज भी इसके अंतर्गत आता है, क्रोमाइट भी आता है, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट लौह खनिज के अंतर्गत आते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात बनाने में भी किया जाता है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के इस्पात जो बनता है उसमें इसका किया जाता है। अब देख लेते हैं अलौह खनिज, इसमें क्या होता है। देखिए इसमें लौह अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अभ्रक, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि इसका उपयोग जेवर, सिक्के, बर्तन, बक्सा, तार आदि बनाने में किया जाता है। मतलब लौह अयस्क जो होता है इसमें लौह अंश नहीं पाया जाता है, यानी लौह का अंश इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम लौह खनिज कहते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना, चांदी, जस्ता, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि इसका उपयोग।
ठीक है ना, आदि का उपयोग जेवर बनाने में, सिक्के बर्तन बक्सा तार आदि बनाने में किया जाता है, इन सभी चीजों का। तो ये आप देखिए, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, आपको समझ लेना है कि लौ और अलौ खनिज में क्या अंतर है। ठीक है, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई है, नहीं तो मैं धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। भारत में कोयला उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? भारत में कोयला जो खनना शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ? भारत में कोयला उत्खनन 1774 में प्रारंभ हुआ, परंतु व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन 1839 ईस्वी में हुआ, ईस्वी से हो रहा है। मतलब भारत में कोयला का उत्खनन मतलब खनन जो है 1774 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इतना प्रचलित नहीं हुआ जैसे, परंतु व्यावसायिक स्तर पर इसका उत्पादन जो है 1839 ईस्वी से हो रहा है, यानी व्यावसायिक तौर पर, यानी व्यावसायिक के मतलब व्यवसाय बिजनेस के रूप में इसका 1839 में हो रहा है। प्रारंभ 1774 में हुआ था, लेकिन इसका उत्पादन जो है व्यावसायिक तौर पर, बिजनेस तौर पर 1839 में हुआ। स्वतंत्रता के बाद कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, यानी स्वतंत्रता जब हो गया हमारा देश, यानी भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, उसके बाद कोयले के उत्पादन में ये काफी वृद्धि हुई। अभी भारत का स्थान विश्व के कोयला उत्पादन देशों में 8वां है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, ये जो पूछ रहा है, ये नीचे जो देख रहे हैं, इसको हाईलाइट करके रेड कलर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया हुआ है बीएड के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कि भारत का स्थान विश्व के कोयला उत्पादक देशों में कितने नंबर का है, यानी कितनावा स्थान है, कैवा नंबर स्थान है। तो भारत का जो है कोयला उत्पादन में विश्व में सबसे मतलब 8वें नंबर का स्थान आता है। आप ये ऑब्जेक्टिव याद कर लें। एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ का होता है? तो वायुयान निर्माण में, वायुयान यानी एरोप्लेन जब हम बनाते हैं तो उसमें हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। विद्युत उपकरण के निर्माण में जो तार वगैरह बनता है उसमें भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा है घर साज सजा के साधनों के निर्माण में, साज सजा मतलब सजाते हैं, उसमें भी हम एल्युमिनियम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बर्तन बनाने में तो आप जानते ही होंगे कि बर्तन भी एल्युमिनियम से बनता है। सफेद साम रासायनिक वस्तुएं बनाने में, सफेद रंग की साम जो होती है, साम टाइप के जो रासायनिक वस्तुएं होती है उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना का क्या महत्व है। यह विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक है। इस पर 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं। एक भाखड़ा में, 2 गुगबाल में और 1 कोटला में स्थापित है। यह 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ठीक है, देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, या कोई भी बोर्ड हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक है, यानी विश्व के जितने बड़े बांधों हैं सबसे बड़ा बांधों में से इसका भी नाम गिनती किया, बड़े बड़े बांधों में इसको भी गिनती किया जाता है। इस पर 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं। एक जो है भाखड़ा में है, एक भाखड़ा में है, उसके बाद 2 गंगूबाल में है और 1 कोटला में स्थापित, यानी 4 है। यह 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। यानी भाखड़ा नंगल बांध खाली जो होता है 7 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन करता है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में कृषि एवं उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। मतलब इस राज्यों में क्या करता है, ये कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, और उद्योगों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, क्योंकि 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। इसे यहाँ की कंपनियों में क्या करती है, ये विद्युत का यूज होता है। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? चूना पत्थर की उपयोगिता के बारे में हम जानेंगे। चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसका 76% उपयोग सीमेंट उद्योग में, चूना का 76% यानी 76% उपयोग जो होता है वो सीमेंट उद्योग में, 16% जो है उपयोग लौह इस्पात उद्योग में, 4% उपयोग रसायन उद्योग में तथा शेष 4% उपयोग उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में होता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पूछेगा कि चूना पत्थर का कितना प्रतिशत जो है सीमेंट बनाने में होता है। ये क्वेश्चन जो होता है यूपीएससी, एसएससी इस तरह के कुछ एग्जाम में पूछता है। तो चूना पत्थर का 76% ही क्या करते हैं, 76% ही हम उपयोग जो होता है सीमेंट में करते हैं। 60% यानी 16% जो लौह इस्पात में करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है
4% उपयोग जो रसायन उद्योग में, ठीक है। उसके अलावा शेष 4% उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में भी किया जाता है। यानी जब चीनी उद्योग होता है उसमें भी जो होता है चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है? देखिए वर्तमान समय में परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। वर्तमान समय में जो परमाणु शक्ति है वो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। यह विभिन्न खनिजों से प्राप्त होते हैं जिसमें इल्मेनाइट, वैनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट, ये सब है आदि आणविक खनिज प्रमुख है। देखिए आपको परमाणु शक्ति जो होता है किन किन खनिजों से प्राप्त होता है, तो वर्तमान समय परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। यह विभिन्न खनिजों से प्राप्त है जिसमें इल्मेनाइट होता है, वैनेडियम होता है, एंटीमनी होता है, ग्रेफाइट होता है, यूरेनियम होता है, मोनाजाइट। इन सभी से क्या करता है परमाणु शक्ति इन खनिजों से प्राप्त होती है। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? यानी कैंसर रोग का उपचार करते इलाज करते उसमें वन का क्या फायदा है? यानी वन से उसको क्या फायदा है कैंसर को? हिमालय यब जो चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। हिमालय यब जो होता है एक वृक्ष है, क्या है? एक वृक्ष का नाम है जो चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। उसकी पत्तियों, नींवों, छालों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। इस टैक्सोल रसायन से निर्मित दवा, ठीक है ना, सायन रसायन होगा, यहाँ पर रॉ छूट गया है, ठीक है, हम रॉ टाइप कर देते हैं। रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। इसीलिए कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण उत्पादन होता है। देख लीजिए क्या क्या प्रयोग है, आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पर क्या प्रयोग होता है। चलिए, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं? जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। इसमें लगातार बढ़ती हुई जल धारा, ठीक है, नदी मार्ग में तीव्र ढाल, जल की धारा में तेज गति, प्राकृतिक जल प्रपात, संघन औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र, पर्याप्त पंजी निवेश, परिवहन के साधन, विज्ञान एवं अमर ऊर्जा स्रोतों का अभाव है। ये सब इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। उतना वीवीआई भी नहीं था। अब ये क्वेश्चन वीवीआई है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? ये किस नदी पर है? इससे किस क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना है। यह सतलज नदी पर बनाई गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो पूछेगा वो भाखड़ा नंगल परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना है। यह सतलज नदी पर बनाई गई है, ठीक है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को लाभ मिला है। इससे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा इन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछ गया है, ठीक है। तो ये एक तरह से वीवीआई क्वेश्चन था। आप इसको रट ले या फिर आप अपने नोटबुक में नोट कर ले, लेकिन याद कर लीजिएगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करना। प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो आज हम समझेंगे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर क्या होता है। वातावरण में कह रहा है कि पाए जाने वाले ये सभी संसाधन जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश उत्पन्न होता है, हवा, पानी, तालाब, झील, मछलियां, पेड़ पौधे, वन जीव, पशु पक्षी, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। यानी पूछेगा नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन है, तो ये सारे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कम से कम आप ऑब्जेक्टिव के लिए इसको नोट कर लीजिए। अनवीकरणीय संसाधन, देखिए हम इसके बारे में बताएंगे। इसके अंतर्गत वे सभी संसाधन को रखा गया है जो धात्विक हो या अधात्विक, एक निश्चित भंडार के रूप में पृथ्वी के अंदर जमा है। इन्हें कृत्रिम रूप से पुनः बनाया जाना संभव नहीं है, यानी इसे पुनः बनाया जाना संभव नहीं है। अतः एक बार इनके भंडार समाप्त हो जाने पर कठिनाइयां होती हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ये सब क्या होता है? लौह अयस्क, बॉक्साइट,
मैग्नीज आदि ये अनवकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि अनवकरणीय ऐसा है जो खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा यूज मतलब दूसरा नहीं होगा। लेकिन नवकरणीय क्या है, यह प्राकृतिक ही चीज है, ये खत्म हो नहीं होता है। हाँ, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, डूब जाता है फिर कल्ले होकर के उग जाता है, लेकिन एक्चुअली में सूर्य का प्रकाश डूबता नहीं, पृथ्वी की घुमाव के कारण ऐसा होता है। हवा कभी नहीं गायब होगी, हवा गायब होगी तो पूरा आदमी ही खत्म हो जाएगा, पानी तालाब ये सब। अगले देख लेते हैं वन महोत्सव और बाघ परियोजना क्या है। वन महोत्सव वन संरक्षण और वन विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें प्रति वर्ष नए वन लगाए जाते हैं। 1952 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव बनाया जाता है। पूछेगा वन महोत्सव कब से बनाया जाता है, तो 1952 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, गोष्ठियां होती है, इसमें वन के महत्व पर चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और आगे की योजना बनाई जाती है। बाघ परियोजना बाघ जैसे महत्वपूर्ण वन्य जीव की सुरक्षा वृद्धि के लिए बनाई गई योजना है। इसके अंतर्गत 27 बाघ अभयारण्य जैसे उत्तराखंड में कार्बेट, झारखंड में बेतला, मध्य प्रदेश में कान्हा, उड़ीसा में नंदनकानन अभयारण्य बनाए गए हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि दिनों दिन बाघ की संख्या में वृद्धि होने लगी और अच्छा परिणाम मिलने लगा। तो वन महोत्सव से क्या हुआ है कि बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति का जो चीज है उसको, प्रकृति को अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा। जैसे कोविड-19 किया था, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से कोविड-19 आया था। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे हुआ था। सूर्य से आने वाली किरणें जब फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है तब सूर्य किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक अनोखा साधन है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे हुआ था। एक बार और देख लीजिए कि सूर्य से आने वाली किरणें जब कहां पर टकराती है, फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है। फोटोवोल्टाइक सेल पर जब पड़ता है तब तो क्या करता है, तब जाकर के सूर्य की किरणें ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। यह कम लागत में ऊर्जा प्राप्त करने की एक अनोखा साधन है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखलाई पड़ता है। यही कारण है कि इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यानी पृथ्वी पर 71% जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से जब देखा जाता है, अंतरिक्ष में जब कोई आदमी गए होंगे तो वह देखे होंगे, तब देखने के बाद यह नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है कि 2 परंपरागत और 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखे और उनकी विशेषताएं बताएं। देखिए 27 मिनट का मतलब 27वें नंबर क्वेश्चन 27 मिनट 27 सेकंड पर पढ़ा रहा मतलब बन रहा है। ऊर्जा संसाधन के दो वर्गों में बांटा जाता है, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। ये 2 ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है लकड़ी, ठीक है ना, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक की तथा विद्युत। प्राकृतिक, ठीक है ना, प्राकृतिक की जो भी वस्तु होती है मतलब जो मेन होती है वो, तथा विद्युत। इनमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार सीमित है। इनमें क्या क्या सीमित है, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार सीमित है। समाप्त हो जाने वाले शक्ति के साधन और अनवकरणीय है। समाप्त हो जाने वाले शक्ति के साधन वो क्या है, अनवकरणीय है। दलिता उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। दूसरी ओर गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और ऊर्जा पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा है। ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है और आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार इनका उत्पादन बढ़ाया और उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे टोटल 27 क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम के लिए आपके बेसिक नॉलेज के लिए आप अलग अलग प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी है। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए तो खास करके ही था, और बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं 10th क्लास उनके लिए ये वीडियो बनाया गया था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।